हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो है पीडीएफ बनाई है। एग्जामिनेशन जो हमारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी के आंसर्स आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा जो वीडियो होगा ये हो सकता है कि कुछ पार्ट्स में बन जाए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस को कवर कर पाते हैं और सेकंड वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर लिया है और क्वेश्चन में नंबर 1 हमसे पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें और ब्रीफली इसके डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो जो है क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करने हैं हमको। एंड सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग से आप क्या समझते हो और डिसीजन मेकिंग बाय ग्रुप्स की कोई 2 टेक्निक्स हमको एक्सप्लेन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो इन्होंने बोला है कि चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। तो मैंने उसको भी इंक्लूड किया है, तो उस पेज पे मैं आपको ले चलती हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारे पास कि हमको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है क्या, ये है क्या, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और कह सकते हैं कि लोगों के बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और ये बताता है कि इंडिविजुअल्स यानी कि इंडिविजुअल पर्टिकुलर लोगों पर भी स्टडी करता है, उनके बिहेवियर को जानता है और अगर वो ग्रुप में रह रहे हैं तो उनके बिहेवियर को भी ये पहचानने की कोशिश करता है, स्टडी करता है। तो ये स्टडी करता है कि कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलजोल रखते हैं। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की ताकि हमारे जितने भी ह्यूमन एलिमेंट्स बिजनेस में हैं वो एफिशिएंटली मैनेज हों। इसका जो एम है वो यही है कि हमको जो है अपने जो भी हमारे ह्यूमन एलिमेंट्स, जो भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनसे बेस्ट जो है एक्सट्रैक्ट करना है। कहने का मतलब है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में अपना योगदान दें, अपना कंट्रीब्यूशन दें। क्योंकि अगर लोग ही मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, लोग ही संतुष्ट नहीं रहेंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होंगे। इसीलिए हम उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम, उनको जहाँ पे भी कमियाँ आ रही हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को हमारे, हम उन पर ध्यान देते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में स्टडी ऑफ एक्शंस, एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल सब कुछ इन्वॉल्व होता है कि कैसे जो है कुछ हुआ, कोई एक्शन हुआ और कैसे हमारे इंडिविजुअल्स का उनके प्रति एटीट्यूड है ना। कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कार्य हो रहा है तो हमारे ग्रुप्स जो बने हुए हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं या इंडिविजुअल का क्या उस पे एटीट्यूड रहता है, ये सब भी हम स्टडी करते हैं। अगर हम इसको डिफाइन में एक्सप्लेन करें तो स्टीफन पी रॉबिन्स ने हमें एक डिफाइन दी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। बोला गया कि ये फील्ड ऑफ स्टडी है जो इन्वेस्टिगेट करता है इंडिविजुअल्स का इम्पैक्ट, ग्रुप्स का इम्पैक्ट, है ना, और उनके बिहेवियर स्ट्रक्चर पर जो है उनको इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। तो हम ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंडिविजुअल वर्कर काम कर रहा है या ग्रुप में जो वर्क हो रहा है तो उनके बिहेवियर का क्या स्ट्रक्चर है और ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि
हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर पाए, यानी कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का बिहेवियर जानकर उनको जो जो भी परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों पर काम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। उससे हमें पता लगता है कि अगर हमारे ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, उसके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। क्या वो डिमोटिवेटेड है, क्या उसको यहाँ काम करना अच्छा नहीं लग रहा, क्या ज़्यादा ग्रुपिज़म है, क्या ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। तो ये सब हम स्टडी करते हैं ताकि उन पर हम एक्शन ले सकें और अपने ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को अचीव कर सकें। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स पूछे गए थे हमसे। डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो 4 एलिमेंट या फिर आप बोल सकते हो 4 डिटर्मिनेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। नंबर 1 है पीपल, नंबर 2 है स्ट्रक्चर, नंबर 3 है टेक्नोलॉजी और नंबर 4 है एनवायरनमेंट। तो ये हमारे 4 डिटर्मिनेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। बात करेंगे नंबर 1 डिटर्मिनेंट की, जो कि है पीपल। पीपल यानी कि लोग, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, है ना, फॉर्म द वेरी बेसिस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आधार है ये एक तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। दे आर इनसेपरेबल पार्ट, है ना, इनको आप अलग नहीं कर सकते अपने इंटरनल सोशल सिस्टम से। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों को सेटिस्फाई करना, इनकी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करना। पीपल आर बोथ, फॉर्मल भी होते हैं इनफॉर्मल भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये डायनेमिक होते हैं नेचर में, कहने का मतलब है कि इनका बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो इन पे ये हमारा एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट है ओबी का। नंबर 2 है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है ऑफिशियल और फॉर्मल रिलेशनशिप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। एक स्ट्रक्चर ये जो है की रोल प्ले करता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे मेंबर्स काम कर रहे हैं उनको लिंक करने की कोशिश करता है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग वर्क कर रहे हैं आर रिलेटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, स्ट्रक्चरल मैनर में होते हैं, है ना, और इनके एफर्ट्स और एक्टिविटीज़ जो है वो वेल कोऑर्डिनेटेड होती है। फॉर एग्जांपल कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, है ना, तो उस हिसाब से जो है इनके रिलेशनशिप्स होते हैं। थर्ड हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो लोगों के द्वारा यूज़ होते हैं, जो भी काम उनको हम असाइन कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उनको जो है वो लोग काम करते हैं। इसमें हमारी टेक्नोलॉजी में मशीन्स आ गई, टूल्स आ गए, इक्विपमेंट्स आ गई जो वर्कर्स के द्वारा हम यूज़ करते हैं ताकि वर्कर्स अपनी जॉब परफॉर्म कर सके। ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो वर्किंग कंडीशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्किंग कंडीशन है चल रही हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो टेक्नोलॉजी जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जो कॉस्ट कंसिडरेशन भी है। कॉस्ट कंसिडरेशन का ये मतलब है कि भाई अब मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग में तो बहुत कॉस्टली होएगी, तो मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट कंसिडरेशन भी होता है यहाँ पे। लेकिन हम जानते हैं अगर हमको अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो हमको नई नई मशीन्स जो भी आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, भले ही कितनी ही कॉस्ट क्यों ना आ रही हो उन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। फोर्थ हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो ऑर्गेनाइजेशन के सराउंडिंग्स जो भी एग्जिस्ट करता है वो एनवायरनमेंट होता है, राइट, वातावरण, चारों ओर का वातावरण। तो वेरियस फैक्टर्स होते हैं हमारे, बियॉन्ड होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से भी, है ना, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के, जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर होते हैं, बियॉन्ड होते हैं। वो फैक्टर कौन से होते हैं, वो फैक्टर होते हैं सोशल फैक्टर, लीगल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये सारे जो है हमारे, इनको आप बोल सकते हो एक्सटर्नल फैक्टर भी। इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं। बात करें एक्सटर्नल की, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक की, ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल के बाहर होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। बी पे चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। बोला गया क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डिसीजन मेकिंग, और हमें 2 टेक्निक्स भी बतानी है। तो इसका आंसर हमको यहीं पर गिवन है।
तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जो फेस की जाती है कब, जब इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली चॉइस करते हैं फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स बिफोर देम। कहने का मतलब है कि हमारे सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, तो अब हमको डिसाइड करना है कलेक्टिवली, ग्रुप में डिसाइड करना है कि हमको कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना है। तो वही कहलाता है कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग। हमने एक बहुत सारे लोग जब एक ही बात पर राजी हो जाए तो वही ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में डिसीजन इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एनी सिंगल इंडिविजुअल, है ना। तो एक बंदे की थोड़ी सुनेंगे हम ग्रुप में, है ना, एक मेंबर की थोड़ी सुनेंगे, सबकी सुननी पड़ेगी ग्रुप में। तो दिस इज बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप प्रोसेस लाइक सोशल इन्फ्लुएंस कंट्रीब्यूट टू द आउटकम। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, वो जो है कंट्रीब्यूट करते हैं उस आउटकम के प्रति। जो भी हम चूज कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो आउटकम निकलेगा ही ना। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग एक टाइप का पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है जिसमें हम पार्ट लेते हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करके किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करके, उसको कंसीडर करके, उसको इवैल्यूएट करके, जो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से एक ऑप्शन एज अ सॉल्यूशन हम चूज करते हैं। ये एक कलेक्टिव एक्टिविटी है, यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर इस काम को करते हैं, है ना। और बट बेस्ट चॉइस इज मेड अमंग द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, और हम जो है एक बेस्ट उस पर चॉइस पे आते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी आउटकम्स हैं वो इम्प्रूव्ड होते हैं, कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, ग्रुप केमिस्ट्री आर सेटिस्फाइड। तो ग्रुप डिसीजन जो भी है वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल डिसीजन में। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर बंदा जो डिसीजन लेगा, जरूरी थोड़ी है कि ग्रुप भी वही डिसीजन ले, ग्रुप का डिसीजन अलग है, इंडिविजुअल पर्सन का अलग हो सकता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रुप टेंड टू मेक मोर इंटेंस एंड एक्सट्रीम डिसीजन। ग्रुप जो है वो ज़्यादा इंटेंसिटी से ज़्यादा एक्सट्रीम डिसीजन लेते हैं बजाय कि इंडिविजुअल, क्योंकि ग्रुप में आप हर किसी की सुनते हो, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हम समझते हैं और उसके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं, तो एक बेस्ट जो है अल्टरनेटिव हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद टेक्निक्स की बात करें तो दो टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बताई गई है यहाँ पे। ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरी डेल्फी टेक्निक। देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने ब्रेन को स्टॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इस टेक्निक में स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन इज स्टिमुलेटेड टू क्रिएटिव थिंकिंग। हम कहते हैं कि सोचो, दिमाग लगाओ, बस ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कैसे ना कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। तो प्रॉब्लम बता दी जाती है, आइडियाज़ को इनवाइट कर दिया जाता है कि जो भी आइडिया आ जाओ, लेते चले आओ, जल्दी से हम सुनते चले जाएंगे। लेटर दीज आइडियाज़ आर क्रिटिकली एग्जामिन्ड। अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप सोचोगे उसका सॉल्यूशन, और फिर उन सॉल्यूशंस का, बहुत सारे लोग जब आपको अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस देंगे तो आप उन सॉल्यूशंस को क्रिटिकली एग्जामिन करोगे और उसमें से हम बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। नो इवैल्यूएशन ऑफ आइडिया इज डन। कहने का ये मतलब है कि हम इसमें ना जो भी दिमाग में आ रहा है ना वो फटाफट से हम बताते चले जा रहे हैं बिना सोचे समझे। यहाँ पे हम आइडिया को एग्जामिन नहीं करेंगे। यहाँ पे जब हमारे पास एक तरीके से ना, आपको जिनको भी हमने ये काम असाइन किया है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, उनको बोलेंगे कि जो भी दिमाग में आ रहा है ना बता दो, जो भी दिमाग में सॉल्यूशंस आ रहे हैं बताते चले जाओ, ठीक है ना। इस टेक्निक में ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है, एफर्ट्स लगाए जाते हैं और एक कंक्लूजन फाइंड आउट किया जाता है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का। इसमें हम जो भी हमारे पास आइडियाज़ की लिस्ट आती है उसको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं और बेस्ट अल्टरनेटिव हम चूज करते हैं। डेल्फी टेक्निक की बात करें तो ये जो टेक्निक है ये यूज़ की जाती है सिस्टमैटिक प्रॉबिंग ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल। यानी कि हम यहाँ पे लोगों, देखो ध्यान से समझेंगे, फॉर अ सिस्टमैटिक प्रॉबिंग, यानी कि सिस्टमैटिकली चलते हैं हम यहाँ पे। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम सिस्टमैटिकली नहीं चल रहे थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब जो दिमाग में आया वही आपका आइडिया। यहाँ पे हम सिस्टमैटिक चलते हैं, है ना। और यहाँ पे हमको नेसेसरी चाहिए क्या, एक्सपर्टीज़। हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट लोगों से सलाह ली जाती है। इस टेक्निक में एक्सपर्ट का पैनल बिठाया जाता है, उनको फिजिकली सेपरेट कर दिया जाता है एक दूसरे से, अननोन टू ईच अदर, एक दूसरे को वो जानते भी नहीं है, और फिर हम उनसे सजेशंस मांगते हैं एनोनिमसली। का मतलब ये
कि बिना उनका नाम जाने, है ना। तो दीज सजेशंस आर कंपाइल्ड, फिर उन सजेशंस को हम कंपाइल करते हैं और एक पर्टिकुलर फीडबैक को हम जो है देते हैं, हमें मिलता है कंपनी को। और प्रोसेस जो है ये सजेशंस का, ये कंटिन्यू चलता रहता है और जब तक कि कोई बढ़िया आइडिया ना आ जाए तो क्वालिटी डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया, एक्सप्लेन द टर्म पर्सनालिटी एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। तो अब हमको पर्सनालिटी क्या होती है ये बताना है, और इसके 2 टाइप्स होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास पर्सनालिटी का क्वेश्चन। पर्सनालिटी की बात करेंगे। पर्सनालिटी का मतलब क्या? पर्सनालिटी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज। कि जब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं तो उनकी पर्सनालिटी के बेस पे करते हैं, राइट। उनके कैरेक्टर के बेस पे करते हैं, उनकी क्वालिटीज के बेस पे करते हैं। हर पर्सन यूनिक होता है, उनकी पर्सनालिटी अलग होती है। तो पर्सनालिटी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज दैट मेक एन इंडिविजुअल सेपरेट कैरेक्टर, जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति को अलग बनाता है। पर्सनालिटी कुछ नहीं है लेकिन एक कंसिस्टेंसी है एक पर्सन में, क्योंकि अगर कोई बंदा गुस्सा करता है, गुस्सैल है, तो वो गुस्सा ही करेगा। कोई पर्सन स्वीट है तो वो स्वीट ही रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर उसके अंदर खूबियाँ होती है, ये उसको दूसरे से हटके बना देती है, वही पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी का संबंध होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ। हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति डिफरेंट है एक दूसरे, उनके बिहेवियर का पैटर्न अलग होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने पर्सनालिटी की एक डेफिनेशन दी है। बोला है कि पर्सनालिटी क्या है? रेफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। कि पर्सनालिटी का मतलब क्या? जो भी व्यक्तियों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स में, उनकी सोच अलग होती है, उनकी फीलिंग्स अलग होती है, उनका उनकी बिहेव करने का तरीका अलग होता है। तो पर्सनालिटी पैटर्न है हैबिट्स का, ट्रेट्स का, ट्रेट मतलब गुणों का, एटीट्यूड्स का, आइडियाज का एक इंडिविजुअल के। पर्सनालिटी को आप बोल सकते हो इज द सम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज ट्रेट्स विच डिटरमाइन द रोल ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। की एक तरीके का जोड़ है, ये सम है। और ट्रेट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गुणों का, क्वालिटी का ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से, जो डिटरमाइन करता है एक इंडिविजुअल के रोल को एक ग्रुप में, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं अब टाइप ए और टाइप बी की, जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो देखो, एक्सप्लेन टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी थ्योरी। तो देखो, टाइप ए क्या होता है और टाइप बी क्या होता है, इसको मैं आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ। पहले हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, देन हम चलते हैं। देखो, जो ये पर्सनालिटी थ्योरी है ना, टाइप ए वाली और टाइप बी वाली, ये मियर फ्रिडमैन और रे रोजनमैन ने दी थी, 1950 में दी थी ये थ्योरी। ये थ्योरी डिस्क्राइब करती है कि 2 टाइप के पर्सन होते हैं और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, राइट। तो इसको मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखो, 2 टाइप के पर्सन है, एक टाइप ए पर्सन और एक टाइप बी पर्सन। जो टाइप ए वाला पर्सन है ना, ये बंदा ना बहुत सीरियस रहता है, बहुत टेंस रहता है। ये गोल्स अचीव हो जाते हैं तो ये खुश हो जाता है, उस चीज़ को एंजॉय करता है। लेकिन जब ये फेल हो जाता है ना, तो ये स्ट्रेस्ड हो जाता है, दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बात करें टाइप बी की, तो टाइप बी वाला बड़ा मस्त बंदा है और ये अचीवमेंट्स को तो एंजॉय करता ही करता है, और जब कोई फेलियर आ जाता है ना, तो ये स्ट्रेस भी नहीं लेता ज़्यादा। दूसरी ओर बात करें टाइप ए की, तो इम्पेशेंट होता है, उतावला होता है, पेशेंस नहीं होते इसके अंदर, धैर्य नहीं रखता ये। टाइप बी की बात करें तो ये बड़ा पेशेंट है, बड़ा काम है और धैर्य से काम रखता है।
टाइप ए वाला बंदा टेंस्ड रहता है, टेंशन में रहता है। टाइप बी वाला बंदा जो है वो रिलैक्स रहता है। टाइप ए वाला बंदा अक्सर शिकायतें करता है। टाइप बी वाला बंदा बहुत रेयरली ही कंप्लेन करता है, बहुत कम। टाइप ए वाला बात करे तो बहुत लाउड है और क्विक कन्वर्सेशन करता है, बड़ी जल्दी जल्दी बातचीत करता है, बड़ी तेज तेज बात करता है। वही और बात करें टाइप बी की तो पोज लेता है, आराम आराम से बात करता है, क्वाइटली कन्वर्सेशन करता है। टाइप ए जो है रशेस टू टॉक। रशेस टू टॉक मतलब जल्दी में बात करता है, बड़ी जल्दी जल्दी में बात कर लीजिए, हो गया छुट्टी। टाइप बी की बात करें तो ये अटेंटिव लिसनर है, ध्यान से लोगों की बात सुनता है। टाइप ए की बात करें तो ये खेलता ही जीतने के लिए है, लेकिन टाइप बी जो है वो फन के लिए खेलता है कि भाई मज़ा आएगा, दैट्स इट। टाइप ए की बात करें तो बड़ा कंपेटिटिव और अग्रेसिव होता है, और टाइप बी की बात करें तो ये नॉन कंपेटिटिव होता है। तो ये दो टाइप के पर्सनालिटी होती हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो आई होप ये मैंने बिल्कुल समराइज फॉर्म में आपको क्लियर कर दिया है कि टाइप ए वाला बंदा कैसा होता है और टाइप बी वाला बंदा कैसा होता है। तो ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं कि पर्सनालिटी क्या होता है, टाइप ए और टाइप बी की पर्सनालिटी क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। बात करेंगे अब हम वैल्यू की। वैल्यू क्या होती है और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो बात करते हैं फिर सबसे पहले वैल्यू की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको गिवन है डिफाइन वैल्यूज़, और हमको वेरियस टाइप्स की वैल्यूज़ बतानी है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर में होती है। तो बात करें वैल्यू की, तो वैल्यू का मतलब क्या? वैल्यू का मतलब बिलीव्स, वैल्यू का मतलब आइडियल्स जो शेयर किए जाते हैं हमारे मेंबर्स के द्वारा। एक पर्टिकुलर कल्चर के जो मेंबर्स होते हैं उनके बिलीव्स, उनके विश्वास, उनके जो वैल्यूज़ होती है ना, वो गाइड करती है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को। वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ है बिलीव्स, विश्वास एक कह सकते हैं, जिन पे हम भरोसा रखते हैं, जो हम एक पर्टिकुलर कल्चर से आते हैं, जो हमारे एक्शंस को गाइड करता है, जो भी हमें काम करना है उन चीज़ों को गाइड करता है। लोगों की जजमेंट्स क्या है, उस बेस पे, उसी के बेसिस पे होती हैं। लोगों की जजमेंट्स भी उन्हीं वैल्यूज़ के बेसिस पे होती हैं। वैल्यूज़ जो है वो हेल्प करती हैं किसी चीज़, कोई चीज़ गलत है या कोई चीज़ सही है, उसको अंडरस्टैंड करने में। वैल्यूज़ ग्लोबल बिलीव्स होते हैं, यानी कि उनको हम पर्टिकुलर, उन बातों को हम मानते हैं, और वही वैल्यूज़, वही बिलीव्स जो है हमको गाइड करते हैं हमारे एक्शंस को, हमारे जजमेंट्स को। तो वैल्यू का मतलब क्या? एक लोगों के बिलीव, जो लोग उनको कंसीडर करते हैं, वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं, समथिंग डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल, वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ डिज़ायरेबल है और कौन सी चीज़ अनडिज़ायरेबल है। वट वन इंडिविजुअल वैल्यू में नॉट बी वैल्यूड बाय अनदर पर्सन, जो एक पर्सन के लिए बिलीफ है, जो एक पर्सन के लिए वैल्यू करता है, वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे पर्सन के द्वारा भी वही सेम चीज़ वैल्यू रखे। तो वैल्यू क्या है? एक ब्रॉड टेंडेंसी है, एक नैरो वे में नहीं कह सकते हम, एक ब्रॉड टेंडेंसी है, इसको समझा जाता है टू प्रेफर सर्टेन स्टेट ऑफ अफेयर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स। कहने का मतलब है कि हर पर्सन के लिए उसके अलग अलग बिलीफ्स होते हैं। किसी पर्सन का बिलीफ अलग होगा, किसी दूसरे पर्सन का बिलीफ अलग होगा। डिफरेंट इंडिविजुअल होल्ड डिफरेंट वैल्यू। अलग अलग टाइप के पर्सन्स होते हैं और अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। किसी के लिए कोई बात वैल्यू करेगी, किसी के लिए कोई बात वैल्यू करेगी। अगर मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर जो है वो सेम वैल्यू को होल्ड करते हैं, तो इट मे प्रोवाइड ग्राउंड फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंसेज। तो इससे क्या होगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर पाएगी, हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो पाएगी। इस केस में क्या होगा? देयर आर लार्ज स्केल डिफरेंसेस। अगर वही बात करें उल्टी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के लिए अलग अलग वैल्यूज़ हैं, लार्ज स्केल में लोग अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो इससे क्या हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो एम हेरलेम्बोस ने एक डेफिनेशन दी है कि वैल्यू एक बिलीफ है
दैट समथिंग इज गुड एंड डिजायरेबल, कि ये जो है अच्छा है और डिजायरेबल है। वैल्यूज क्या है? सोशली अप्रूव्ड डिजायर है, मतलब लोगों ने कहा है कि ये चीज अच्छी है तो यही बिलीफ है, यही वैल्यू है, दैट्स इट। वैल्यूज के कुछ फीचर्स है। वैल्यूज जो है वो स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है। वैल्यूज जो है वो रिलेटिव कंसेप्ट होती हैं, यानी कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेंगी, अलग होंगी, कल्चर टू कल्चर अलग हो सकती है। वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। जितनी भी मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जो है वो इंडिविजुअल के द्वारा लर्न की जाती हैं अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि जब वो स्टार्टिंग स्टेजेस में होते हैं अपने लाइफ के, तो वो इन वैल्यूज़ को लर्न करता है थ्रू अपने पेरेंट्स के, थ्रू अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, थ्रू अपने सोसाइटी के, राइट। तो वैल्यूज़ इनसेपरेबल पार्ट होता है किसी भी पर्सनैलिटी का। अब आप जहाँ पे भी पैदा हुए हो वहाँ पे जो भी कल्चर आपने देखा, जो भी बिलीव्स आपके हैं, आप उन्हीं को ही मानोगे, राइट। तो एक इनसेपरेबल पार्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी से। परमानेंट होते हैं, जो बचपन में आपके दिमाग में घुसा दिया गया उनको आप मान लेते हो और वही परमानेंट बन जाता है आपके लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो अब हमने वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा, अब वैल्यूज़ के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमको 6 डिटर्मिनेंट्स गिवन है। पहला डिटर्मिनेंट है असर्टिवनेस। और असर्टिवनेस का मतलब क्या? असर्टिवनेस का मतलब कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी to honestly express one's opinions, feelings, attitude and rights without being under anxiety। कहने का मतलब ये एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी कह सकते हैं योग्यता होती है जिससे हम ईमानदारी के साथ अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने एटीट्यूड को, अपने अधिकारों को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी एंजाइटी के। तो ये पहला जो है असर्टिवनेस है, यानी कि आप अपनी वैल्यूज़ को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एटीट्यूड्स को ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ जब आप एक्सप्रेस करते हो बिना किसी डर के, तो वो कहलाता है असर्टिवनेस। नंबर 2 बात करें लोकस ऑफ कंट्रोल की। तो लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या? इसका मतलब इट रेफर्स टू द एक्सटेंट, एक ऐसी लिमिट जिसके द्वारा लोग भरोसा करते हैं कि दैट दे आर मास्टर्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनी, यानी कि वो ये मानते हैं कि उनकी किस्मत उनके हाथ में है, वो अपनी किस्मत के मालिक है, ना कि किस्मत उनकी मालिक है। वो मानते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे एंड दे कैन कंट्रोल व्हाट हैपन्स टू देम। वो कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या उनके साथ होगा, जो भी होगा वो कंट्रोल कर लेंगे। वो कहते हैं कि हम अपनी किस्मत के मालिक हैं। कहने का मतलब है कि जो भी होगा हम उनको कंट्रोल कर लेंगे। देन यू हैव व्हाट साइकोलॉजिस्ट रेफर्स टू एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब इफ यू बिलीव, अगर आप ये बिलीव करोगे कि आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं जो हो रहा है, या फिर कह सकते हैं दोज एक्सटर्नल वेरिएबल्स, तो वो हमारे कहलाते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। यानी कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट का मतलब क्या? ये एक्सीडेंट का मतलब एक्सटर्नल है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और वहीं अगर हम बात करें जिन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब से निकाल दिया गया, अब आप क्या दुखी हो जाओगे? आप क्या कर लोगे? आप कंट्रोल कर सकते हो इस सिचुएशन को। आप दुनिया भर की नौकरियां हैं, वहाँ ट्राई कर सकते हो, आप अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो। तो 2 टाइप के ये होते हैं लोग, है ना। तो ये भी एक हमारा होता है डिटर्मिनेंट। थर्ड डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम की बात करें तो इट इज़ कंसर्न्ड विद एन इंडिविजुअल्स डिग्री ऑफ लाइकिंग। सेल्फ एस्टीम का मतलब कि एक व्यक्ति पर्टिकुलर किस चीज़ को लाइक कर रहा है, किस चीज़ को वो डिसलाइक कर रहा है, कितनी डिग्री में, कितने हद तक। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड विद द डिग्री टू विच पीपल थिंक दे आर वर्दी और अनवर्दी। कहने का मतलब ये इस चीज़ से कंसर्न करता है कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि कौन सी चीज़ हमारे लिए वर्दी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए अनवर्दी है, कौन सी चीज़ हमारे काम की है, कौन सी चीज़ हमारे काम की नहीं है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है मॉरल वैल्यूज़ पर।
फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ह्यूमन ओरिएंटेशन है। तो कंपैशन एंड जनरोसिटी भी हमारी वैल्यूज़ को डिटरमाइन करती हैं। एन इंडिविजुअल वैल्यू चेंजेस पॉजिटिवली, है ना, एक इंडिविजुअल की वैल्यूज पॉजिटिवली चेंज होती हैं तो उसका जो करेक्टर है वो मॉडिफाई होता है, और जब आप पॉजिटिवली चेंज होते हो तो वो सोसाइटी के लिए भी सपोर्टिव होता है। फिफ्थ बात करें तो कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म का मतलब जो यूनिटी में बिलीव करता है, जो एकता में बिलीव करता है, तो वो प्रायोरिटी देगा ग्रुप राइट्स को, यानी कि ग्रुप के अधिकारों को, बजाय कि इंडिविजुअल के अधिकारों को। तो ये होता है कलेक्टिविज्म की स्पिरिट, यानी कि हम यहाँ पे ग्रुप्स में वर्क करते हैं। ये डिटरमाइन करता है वैल्यूज़ को जो इंडिविजुअल्स के साथ द्वारा पोसेस की जाती हैं। नंबर 6, सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग की बात करें तो पीपल हाई इन सेल्फ मॉनिटरिंग शो कंसिडरेबल अडेप्टिबिलिटी। जो लोग हाई होते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग में वो कंसिडरेबल अडेप्टिबिलिटी शो करते हैं, अपना बिहेवियर एडजस्ट करते हैं एक्सटर्नल सिचुएशन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो दे मे बिकम हाईली सेंसिटिव टू आउटसाइड फोर्सेस। हो सकता है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए और डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग टाइप का बिहेव करें, क्योंकि जब हम सेंसिटिव हो जाते हैं, जब हम अपने काबू में नहीं होते तो हमारा बिहेवियर थोड़ा अलग हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग, वो देखते हैं कि हमको कैसे एडजस्ट करना है अपने आप को, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये सब हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं वैल्यू के। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो आप स्टे ट्यून रहें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बाकी के क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।